आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। देखिए, कल की क्लास में आप जान चुके हैं कि प्रोडक्टिविटी का संबंध है एनर्जी के पिरामिड से। एनर्जी के पिरामिड को प्रोडक्टिविटी का पिरामिड भी कहा जाता है। एक बात हमें यहाँ समझ लेनी है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग टॉप कंज्यूमर सबसे वीक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड चेन होती है, उसके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट के जो एनिमल्स होते हैं या सॉरी प्लांट होते हैं, वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी है वो वन ट्रॉपिक लेवल टू लास्ट ट्रॉपिक लेवल की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे लिंडमान के रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी का ह्रास होता जाता है, लॉस होता जाता है, और एनर्जी है वो कम होती जाती है। एनर्जी का ट्रांसफर कम होता जाता है, तो जो टॉप कंज्यूमर होता है वो सबसे वीक होता है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अब हम इस बात को समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ऑर्गेनिक मैटर ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो देखिए, आपको ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी चाहिए कि आखिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मीनिंग है। तो यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिस ऑर्गेनिक मैटर को वो प्रोड्यूस करते हैं, वही कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि हम अगर यूनिट की बात करेंगे तो देखो, एनर्जी को किलो कैलोरी, फिर एरिया है इसलिए मीटर, एक मीटर स्क्वायर, और ईयर में है तो ईयर स्क्वायर। ये सिर्फ ऑटोट्रोफिक करेक्टर्स है, यानी ऑटोट्रोफ जो अपना फूड सेल्फ बनाती हैं या जो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस करें या कीमोसिंथेसिस करें, लेकिन जो ऑटोट्रोपिक नेचर के हों उनमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का करेक्टर पाया जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये हिटोट्रोफ जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। जो हिटोट्रोपिक एनिमल होते हैं वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। हिटोट्रोफ के द्वारा नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण की दर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो हिटोट्रोफ होते हैं वो अपना फूड किससे रिसीव करते हैं? इन ऑटोट्रोफ से। ऑटोट्रोफ से फूड रिसीव करता है हिटोट्रोफ, और फिर उसका वो एसिमिलेशन करके और ऑर्गेनिक मैटर अपनी बॉडी में बनाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद अब हम चलते हैं जीपीपी। जीपीपी का मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी की जो फुल फॉर्म है वो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसे टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इकोसिस्टम में ने प्रोड्यूसर में स्टोर टोटल ऑर्गेनिक मैटर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत रेलेवेंट है, परीक्षाओं में ये फॉर्मूला पूछा जाता है, जीपीपी इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी जो एनिमल है या ऑटोट्रोप है, वो जो टोटल जितनी एनर्जी अपने अंदर फोटोसिंथेसिस से बनाता है वो तो कहलाती है जीपीपी। ये टोटल एनर्जी में कुछ एनर्जी तो वो अपने अंदर स्टोर रखता है, और कुछ एनर्जी आपको पता है वो रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक, अदर एक्टिविटी में खर्च कर देता है। तो यदि हम रेस्पिरेशन में खर्च हुई एनर्जी को उसमें ऐड करें तो वो निकलता है, एनपीपी में ऐड करें तो जीपीपी निकलता है। अब हम अलग से बात करते हैं एनपीपी क्या होता है। एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी इज इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, यानी जीपीपी में किसको अलग कर दिया जाए? रेस्पिरेशन को। तो रेस रेस्पिरेशन का मतलब, आर का मतलब है रेस्पिरेशन भी है और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो आर एक सिंबल है जो सारी एक्टिविटी को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम एनपीपी निकालना हो तो जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन से उसकी जो एनर्जी उसने यूज की वो माइनस कर दें। आता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है? देखिए, जो पोषण स्तर होते हैं उनकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी
एफिशिएंसी हम इस तरह से निकालते हैं, फॉर्मूला है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ट्रॉपिक लेवल की प्रोडक्टिविटी। जो ट्रॉपिक लेवल है ना, उनकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उससे जो प्रीवियस जो ट्रॉपिक लेवल है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को निकालते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक प्रोड्यूसर है, तो आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर का ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, T1। एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 80 किलो जूल मीटर स्क्वायर ईयर माइनस 1। और हर्बीवोरस आप ये जानते हैं, ये T2 लेयर होती है, क्योंकि हर्बीवोरस होता है वो ट्रॉपिक लेवल 2 बनाता है। इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 60 किलो जूल। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या निकलेगी, तो ये निकलेगी 60/80 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 75%। यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होगी उस फूड चेन की T1 T2 की T1 के रेस्पेक्ट में 75%। इकोसिस्टम में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत ही इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। तो आप यहाँ इस डेफिनेशन को ध्यान कर लें कि एक पोषण स्तर T1 पोषण स्तर से नेक्स्ट पोषण T2 पोषण स्तर में जितनी एनर्जी परसेंटेज का ट्रांसफर होता है वही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहलाता है। ये क्वेश्चन अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कौन सी फूड चेन की होती है, तो ये होती है डेट्राइटस फूड चेन की, अपरदी खाद्य श्रृंखला की। पूर्व क्लासेज में आप ये जान चुके हैं कि अपरदी खाद्य श्रृंखलाएं वो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जिनका प्रारंभ अपरद से डेट्राइटस से होता है। फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कौन से इकोसिस्टम की होती है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ओशन इकोसिस्टम की। ओशन इकोसिस्टम में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, कोरल रीफ की। कोरल रीफ यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में मैक्सिमम प्रोडक्शन करती है। और मिनिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, डीप लेक की, क्योंकि डीप लेक के अंदर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। अमूमन ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप जानते हैं इक्वेटर के आसपास के एरिया में जहाँ मैक्सिमम रेनफॉल, सोलर लाइट पहुंचती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के करते हैं। और मिनिमम प्रोडक्टिविटी डेजर्ट की, क्योंकि वहां तो परिस्थितियां ही विषम है, इसलिए वहां की प्रोडक्टिविटी यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कम होगी एनर्जी की। यूनिट एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, और वो होती है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऑब्लिक ईयर। एग्रीकल्चर जो एक इकोसिस्टम होता है उसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है वो आपकी शुगर केन, गन्ने की और चावल के खेतों की होती है, और ये अप्रोक्सीमेट 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर होती है। अब एनर्जी का फ्लो ट्रॉपिक लेवल में, वन ट्रॉपिक लेवल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ में किस तरह से होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर 3 मॉडल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला मॉडल है बॉक्स पाइप मॉडल। बॉक्स पाइप मॉडल ये कहता है कि यहाँ देखिए आप, ये एक फर्स्ट बॉक्स है जो प्रोड्यूसर्स का बना है, ऑटोट्रोप का बना है। इस बॉक्स की साइज आप देख सकते हैं, इसका एरिया बड़ा है। इसका जो ये एरिया बड़ा है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जो एनर्जी की मात्रा है वो भी क्या है, ज्यादा है। इसमें सनलाइट है, डिकम्पोजिशन है, प्रोड्यूसर ऑटोट्रोप, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस हुआ, अदर एक्टिविटी में एनर्जी का लॉस हुआ है। जब ये एनर्जी प्रोड्यूसर से फूड चेन के द्वारा T2 पोषण स्तर यानी हर्बीवोरस की ओर जाएगी, तो देखो इस बॉक्स की साइज छोटी हो गई, इसमें एनर्जी कम हो गई, और ये जो इसमें जो इसमें डिके, रेस्पिरेशन, अदर एक्टिविटी में एनर्जी का लॉस हो गया, इसलिए एनर्जी कम हुई। तो T3 पोषण स्तर की ओर हम आते हैं, तो देखिए बॉक्स की जो साइज होती है वो और भी कम हो जाती है। तो ये कहते हैं बॉक्स, और ये पाइप, पाइप रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के फ्लो को, और बॉक्स रिप्रेजेंट करता है कितनी एनर्जी है। तो इस तरह से बॉक्स और पाइप की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि T1 में एनर्जी मैक्सिमम है और T3 में एनर्जी मिनिमम होती जा रही है। इस मॉडल में बॉक्स ट्रॉपिक लेवल को इंगित करता है और बॉक्स का वॉल्यूम एनर्जी लेवल को इंगित करता है। हर पोषण स्तर पर बॉक्स का वॉल्यूम कम होता जाता है, पाइप पोषण स्तर में होने वाले एनर्जी लॉस को दर्शाती है। दूसरा मॉडल है वो कहते हैं सिंगल चैनल एनर्जी मॉडल, यानी इसमें आप देखेंगे चैनल एक ही है। इस चैनल में आप ये समझेंगे कि एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल बताया गया है। आप इसमें कोई दो राय नहीं है
कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय होता है और एनर्जी का फ्लो किधर से होता है? एनर्जी का फ्लो ऑलवेज प्रोड्यूसर से डी और प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की ओर होता है, कभी भी टॉप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर नहीं होता। इसीलिए एनर्जी के पिरामिड अपराइट भी होते हैं, यूनिडायरेक्शनल भी होते हैं। एनर्जी का फ्लो चैनल की चौड़ाई, ये जो चैनल बनाया है इसकी चौड़ाई ट्रॉपिक लेवल के अनुसार कम होती जाती है। देखो जैसे ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर में चैनल की चौड़ाई देखिए ये आपको नजर आ रही है। फिर इसमें ये लॉस या शिद्दत को दिखाया गया है एनर्जी की। फिर हर्बीवोरस में चैनल की चौड़ाई कम, फिर कार्निवोरस में देखिए और भी कम हो गई, रेस्पिरेशन के लॉस को दिखाया गया है। तो ये जो मॉडल है ये मॉडल कहलाता है यूनिडायरेक्शनल मॉडल। उसके बाद तीसरा मॉडल आता है वाई सैप मॉडल, टू चैनल मॉडल भी इसे हम कहते हैं। तो वाई सैप मॉडल या टू चैनल मॉडल में आप ये देखिए कि आगे जा करके ये चैनल में बाइफरकेशन हो रहा है। इस मॉडल में एक चैनल ग्रेजिंग फूड चेन को दर्शाता है और अर्थात प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। इस मॉडल में दूसरा चैनल डिकम्पोजर द्वारा एनर्जी फ्लो को दर्शाता है। देखिए ये एक सोर्स है, इस प्रोड्यूसर से ये तो देखिए ग्रेजिंग फूड चेन चली गई कंज्यूमर की ओर और ये चली गई डिकम्पोजर की ओर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो वाई शेप बनती है, इसलिए इसे टू चैनल मॉडल कहते हैं। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि टू चैनल मॉडल में वन चैनल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेजिंग को, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिकम्पोजर को। और अब तीसरा आता है यूनिवर्सल मॉडल। ये ईपी ओडम ने 1983 में दिया था। इस मॉडल के अनुसार एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज, एक पॉपुलेशन और एक कम्युनिटी में एनर्जी फ्लो को शो किया गया है। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं यूनिवर्सल मॉडल, वाई शेप मॉडल, सिंगल चैनल मॉडल और आपका बॉक्स पाइप मॉडल। प्रोडक्टिविटी के प्रकार, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसमें आप जान चुके हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे इससे आगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में।